बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? आप लोगों के साथ मेरी जो है वो टैक्सेशन मैनेजमेंट की जो क्लासेस जा रही हैं, उन टैक्सेशन मैनेजमेंट की क्लासेस के अंदर जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। मज़ीद जो है वो टॉपिक्स को कवर करते जा रहे हैं। तो उसी हवाले से एक जो है वो टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का चैप्टर 5 दैट इज़ प्रोविजंस गवर्निंग द पर्सन्स, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने आज बात करनी है, प्रोविजंस गवर्निंग द पर्सन्स। और इसके अंदर हम लोगों ने जिस तरतीब से चलना है वो तरतीब ये होगी, सबसे पहले हम पर्सन को डिफ़ाइन करेंगे कि पर्सन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडिविजुअल आता है, एओपी आती है, कंपनी आती है, और इसके अलावा कौन कौन से जो है वो यूनिट्स हैं जो पर्सन के अंदर आ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करनी है कि इंडिविजुअल की डेफिनीशन, तो मतलब क्या है इंडिविजुअल? मीन अकेला पर्सन, एक सिंगल शख्स, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग एओपी की बात करते हैं तो एओपी से क्या मुराद है, फिर कंपनी से क्या मुराद है अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इन टर्म्स को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। फिर इन टर्म्स को समझने के बाद हम लोग एक आज का जो मेजर टॉपिक है जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशंस के चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनी। और उसमें हम डिस्कशन करेंगे वाई इज़ टू क्रिएट distinction between capital, why we create distinction between resident and non resident, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन बहरहाल ये सारे कंटेंट्स आज के लेक्चर के अंदर कवर नहीं हो पाएंगे, इनको हम लोग जो है वो 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। बहरहाल आज के लेक्चर को पहले देखिएगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जी पर्सन की डेफिनीशन, what is meant by person according to section 2 subsection 42 and section 81 subsection 1, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है उसके सेक्शन 2 के अंदर हम जानते हैं तमाम डेफिनेशंस दी हुई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिलेटेड, और वहाँ पर ये सेक्शन 42 के अंदर, सब सेक्शन 42 के अंदर ये रेफरेंस मौजूद है। बहरहाल वहाँ पे इसकी पूरी डिटेल तो नहीं मिलती आपको, उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी सेक्शन 81 सब सेक्शन 1 के अंदर। तो जनाब, हम दोनों जगहों का, दोनों सेक्शंस का यहाँ पे रेफरेंस देते हुए इस डेफिनेशन को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अब ये दोनों सेक्शंस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के क्या कहते हैं कि जो है पर्सन किसको कहना चाहिए। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, नेमली एन इंडिविजुअल। इसमें सबसे पहली बात ये कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो आएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ए कंपनी कैन बी अ पर्सन, और an association of person incorporated, formed, organized, established in Pakistan or elsewhere। देन उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट जो इसमें आ रही है, इसका पॉइंट आ रहा है वो है दी फेडरल गवर्नमेंट, ए फॉरेन गवर्नमेंट, ए पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ ए फॉरेन गवर्नमेंट, और ए पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो 3 पॉइंट्स में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने जो है वो पर्सन को डिफ़ाइन किया। सबसे पहली कैटेगरी इंडिविजुअल, दूसरी कैटेगरी एओपी एंड कंपनी, तीसरी कैटेगरी फेडरल गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, और इसी तरह जो है फॉरेन गवर्नमेंट्स, ये और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी की सारी पर्सन्स में आती हैं। और जब हम पर्सन को डिफ़ाइन करेंगे तो पर्सन के अंदर ये सारे के सारे जो नाम बोले गए इनको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है लायबल हैं टू पे टैक्स इफ़ दे आर जनरेटिंग सम इनकम, या ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि अपनी इनकम्स और अपने एक्सपेंडिचर्स का जो है वो उनकी डिटेल प्रोवाइड करें और अपनी जो है वो असेसमेंट करें। ठीक हो गया जी। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, दैट इज़ एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 एंड क्लॉज ए के अंदर डिफ़ाइन किया गया है एओपी को। What is meant by AOP? A firm
यानी पार्टनरशिप फर्म जैसे होती है। और हम लोग फर्म की डेफिनेशन जो है वो बड़ी देर से, मतलब कई सालों से बीकॉम में आमतौर पे आप लोग देखें तो ये फ़र्म की आप तब से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ़र्म की डेफिनेशन ये होती है, फ़र्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन पर्सनस हु आर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आप पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो फर्म के लिए यूज़ कर सकते हो। वही असल में एक्चुअली पार्टनरशिप बिज़नेस को ही हम फर्म बोलते हैं। ठीक हो गया। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स इज़ कॉल्ड फर्म। तो जब मिल के दो या दो से ज़्यादा लोग बिज़नेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्म। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले सब कॉन्टिनेंट के टाइम से ही ये कॉन्सेप्ट चला हुआ आ रहा है और इसको जो है वो रजिस्टर किया जाता था। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को एक्चुअली जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1861 के तहत जो है 1861 के तहत, और इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन उसके तहत होती थी बाकायदा तौर पे। और फिर उसके बाद जो है वो अपना टैक्स जो है वो एज ए AOP पे करता था। और इसके अंदर होता कुछ इस तरह से है कि ये फैमिली मेम्बर्स मिलकर जो है ये अपना बिज़नेस शुरू करते हैं और उसके अंदर हर जो है वो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो एक पार्टनर बन जाता है। और ये इसके अंदर कुछ इसके फ़ीचर्स हैं, कुछ इसके रूल्स हैं कि जी कितने जो है वो नस्लों तक जो है वो इसमें जो लोग हैं वो इसके कहलाएंगे, मेंबर्स कहलाएंगे। तो आमतौर पे 3 नस्लों तक जो लोग हैं वो इसके मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में थोड़ी सी जो है वो बात की है कि ये क्या होती है। अब आप लोग यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियरली जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये जो मैंने एक्ट बोला था इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 1861, इसको मैं ज़रा रिकन्फर्म कर लूँगा कि 1961 था या 1861 था, बट उसके आगे जो है वो थ्रू जो है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ जो थी वो रजिस्टर्ड भी होती रही। और अभी तक जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपना टैक्स पे करती हैं एज AOP। इसके बाद है जी फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हम लोगों ने आमतौर पे ये सुना हुआ है कि जी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो कंपनी होती है। तो भाई ये कैसे हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो है ये टर्म कैसे आ गई AOP के अंदर। तो अगर हम लोग अपनी फर्म के लिए देखें तो कईयों ने नाम लिखा होता है कि ABC एंड कंपनी, दैट इज़ एक्चुअली फर्म, बिकॉज ना साथ लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आप साथ कंपनी लिख देते हैं तो इससे आप कंपनी नहीं बन जाते, वो आपकी फिर भी फर्म ही रहेगी। लिहाजा अगर कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी आप कंपनी के तरह काम कर रहे हैं बट आप रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत या किसी और कंपनी के एक्टिंग ऑर्डिनेंस के तहत, तो आप जो है वो AOP में ही आएंगे और आप जो है लायबल हैं टैक्स पे करने के थ्रू AOP। ठीक है। एनी बॉडी ऑफ पर्सनस फॉर्म्ड अंडर ए फॉरेन लॉ। एनी बॉडी ऑफ पर्सनस, कोई भी जो है वो अदारा बना हुआ हो फॉरेन लॉ के तहत, तो वो जो है वो यहाँ पे AOP ट्रीट होगा, बट डज़ नॉट इंक्लूड ए कंपनी। लेकिन कंपनी किसी सूरत भी जो है जो रजिस्टर्ड होगा अदारा एज ए कंपनी, उसको आप AOP में मिक्सअप नहीं करेंगे। अब इसके बाद जनाब आप लोग देखें तो नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है कंपनी। वो जो 3 शुरू में पर्सन के अंदर टर्म्स आई, इंडिविजुअल, AOP एंड कंपनी, तो हमने पहले इंडिविजुअल को डिस्कस कर लिया, फिर हम लोगों ने AOP पे बात की है, अब हम कंपनी को डिस्कस करते हैं। कंपनी मीन्स ए कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और उसके अलावा उसका सेक्शन बताया हुआ है कि इस के तहत 1984 के सेक्शन के तहत अगर आप जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो कंपनी उस पे पूरा उतरती है क्राइटेरिया पे, वो कंपनी में आएगी। तो वेरी सिंपल, जो भी कंपनी 1984 के ऑर्डिनेंस के तहत बनाई जाएगी वो जो है वो कंपनी में आ जाएगी। ए बॉडी फॉर्म्ड बाय
और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। कोई भी आप जो है वो बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड, कॉरपोरेशन के तौर पे आप कोई भी अदारा बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर किसी लॉ के तहत, जो कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर लॉ मौजूद है, उसके तहत आप कोई भी कॉरपोरेशन बनाएंगे, दैट इज़ योर कंपनी। इसी तरह नेक्स्ट है मुदारबा। मुदारबा कोई भी होगी जो रजिस्टर्ड मुदारबा होगी, दैट इज़ एक्चुअली ए कंपनी। फिर इसके बाद है कि जी ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशंस ऑफ कंपनी। कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हो, किसी आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ के लॉ के तहत, ये आप लोग अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़। अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज़ के किसी फॉरेन लॉ के तहत भी कोई अदारा रजिस्टर्ड है और वो पाकिस्तान में वर्किंग कर रहा है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज कंपनी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके बाद आपके पास है कि जी फिफ्थ पॉइंट है ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। तमाम सोसाइटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर वो कंपनीज़ के अंडर आएंगी और उनको कंपनीज़ के रेट्स ऑफ टैक्स के साथ टैक्स पे करना पड़ेगा। तमाम कंपनी वाले रूल्स उन पे लागू होंगे। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी के अंडर ही आएगी। फिर उसके बाद ए ट्रस्ट आप समझते हैं कोई ऐसा अदारा जिसके अंदर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप किसी के हैंड ओवर करते हो अपनी प्रॉपर्टी और वो उस अदारे को चला रहा हो और वो आपके लिए यानी कह लें कि एज ए जो है वो जो है ट्रस्टी काम कर रहा हो। ए यूनिट, ए ट्रस्ट एन एंटिटी, ए ट्रस्ट एन एंटिटी और ए बॉडी ऑफ पर्सन्स एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। आपने अगर कोई ट्रस्ट शुरू किया या रजिस्टर्ड करवाया पाकिस्तान के अंदर, जो मौजूदा लॉ हैं, चाहे वो परमानेंट लॉ है चाहे वो टेम्परेरी लॉ है, तो उनके तहत अगर कोई ट्रस्ट शुरू किया जाएगा, दैट ट्रस्ट विल बी ट्रीटेड एज कंपनी। इसके बाद है जी ए फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, which the board has by general or special order declared to be a company for the purposes of this ordinance। कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, फ़ौरन कोई अदारा यहाँ पे आके अगर काम करता है, यहाँ पे आके उसने अपना ऑफिस बनाया है, यहाँ पे आके वो जो है वो वर्किंग कर रहा है, लेकिन उसको जो है वो हमारे बोर्ड ने बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर जो है वो कंपनी डिक्लेयर कर दिया है, दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज कंपनी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दैट इज़ आल्सो ए कंपनी। लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, that is also a company। local government of Lahore, local government of Karachi, local government of इस्लामाबाद, लोकल गवर्नमेंट ऑफ जो है वो, मतलब आप यूँ कह लें कि एक पर्टिकुलर जो है वो रीजन की जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं और वो भी कंपनी है। ए स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 के अंडर जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है आप उसको भी देखेंगे तो वो भी असल में है तो कंपनी ही। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये 3 टर्म्स डिस्कस करने के बाद हम लोग इसी टॉपिक के डिवीजन नंबर 2 पे आते हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। सेक्शन 81 to 84 जो हैं वो डील करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस के हवाले से आप लोगों को पहले तो सेक्शंस याद करने हैं। सेक्शन 81 to 84 जो हैं वो डील करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। और यहाँ पर एक बात बड़ी क्लियरली बता दूँ कि रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन एक्यूरेटली। अगर हम लोग किसी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं सही, तो फिर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस का पता होना चाहिए। अब इसकी जो डिस्टिंक्शन है, जब आपने फ़र्क क्रिएट करना है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के अंदर, तो वो इस बेस पर फ़र्क नहीं क्रिएट किया जाएगा
कि कोई पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ था, वो यहाँ पर रहता है शुरू से, इस बेस पे नहीं, या उसका डोमिसाइल जो है वो पाकिस्तानी है या वो पाकिस्तानी नेशनल है, इस बेस पे उसको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट नहीं हमने मानना, बल्कि हमने रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डिस्टिंक्शन ईयर टू ईयर देखनी है कि हर साल में उसका स्टेटस किसी इंडिविजुअल का, एओपी का, कंपनी का चेंज हो सकता है। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसमें अंडर इनकम टैक्स Ordinance 2001, there is no distinction of persons on nationality or domicile basis. Rather, tax liability of a person is determined on the basis of fact that whether he is a resident or non-resident person. आपने ये डिसाइड करना है पहले कि वो रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इसको देखें और फिर उसके बाद इसका स्टेटस क्लियर होगा। आप इस चीज़ की बेस पे नहीं देख सकते हो कि कोई रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, कि वो नेशनल है पाकिस्तानी या उसका डोमिसाइल पाकिस्तानी है, इन चीज़ों की बेस पे डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं होती। अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन में आपको मेन 3 पर्सनस की बात करनी है। इंडिविजुअल पर्सन जो है नंबर 1 पे, फिर उसके बाद जो है वो एओपी, और तीसरे नंबर पे जो है वो कंपनी। ठीक हो गया। तो अब हम लोग उनसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, वाई इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट डिस्टिंक्शन क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इज़ ए टर्म प्योर फॉर टैक्स पर्पजेज़। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की टर्म जो है ये टैक्स पर्पजेज़ के लिए डिज़ाइन की गई है, लिहाजा हमने ये टैक्स पर्पज़ के लिए मस्ट इनकी डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी होती है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन इज़ डिटर्मिन्ड फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स ईयर। ये हर साल के लिए अलहदा से रेजिडेंशियल स्टेटस डिटर्मन किया जाता है। ए पर्सन स्टेटस इज़ डिटर्मन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टे। ए पर्सन स्टेटस इज़ डिटर्मन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टे इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। एक्चुअली जो है वो किसी पर्सन का जो स्टेटस है वो उसके स्टे पर डिपेंड करता है। अगर उसका स्टे नहीं है अब तो वो नॉन रेजिडेंट है, अगर उसका स्टे रहता है पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। अब उसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट टर्म है, हम लोगों ने देखा था कि पर्सन के अंदर जो है वो पहले नंबर पे इन 3 तरह के पर्सनस का जिक्र आता है, इंडिविजुअल पर्सन का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, और कंपनी एज ए पर्सन। तो हम लोग पहले नंबर पे बात करते हैं इंडिविजुअल के रेजिडेंट होने की कंडीशंस पे। इंडिविजुअल जो है वो कब रेजिडेंट बनता है, बहरहाल उसको भी डिस्कस करने से पहले वो डिस्कस कर रहा है जी रेजिडेंट पर्सन की डेफिनीशन क्या है। रेजिडेंट पर्सन में रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, रेजिडेंट जो है वो कंपनी भी, रेजिडेंट एओपी भी हो सकता है। अभी इसके ये वर्ड्स देख लें क्या इसने यूज़ किए। ए पर्सन शैल बी ए रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द पर्सन इज़ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द ईयर। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा जो है वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएगी, और अ पर्सन शैल बी ए नॉन रेजिडेंट इफ़ फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द पर्सन इज़ नॉट ए रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट टैक्स ईयर। कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो रेजिडेंट नहीं होगा। अब हम लोगों ने पहले ये पढ़ा है कि रेजिडेंट पर्सन में कौन कौन आता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल होता है, रेजिडेंट कंपनी होती है, रेजिडेंट एओपी होता है, और फेडरल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट पर्सन में आती है। अब जो रेजिडेंट पर्सन नहीं होंगे वो ज़ाहिर है नॉन रेजिडेंट पर्सन होंगे। ये भी नॉन रेजिडेंट की डेफिनीशन जो है ये भी आप लोग जो है वो याद रखें, ये है नॉन रेजिडेंट की ये डेफिनीशन है। नॉन रेजिडेंट की डेफिनीशन को भी आप लोग देख लें। फिर इसके बाद जनाब आ जाता है रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसकी डेफिनेशन है सेक्शन 82 के अंदर। एन इंडिविजुअल शैल बी ए रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर ए टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल। इसकी एक्चुअली जो है वो 3 कंडीशंस हैं, 3 सूरतों में कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल बन सकता है। तो पहली जो सूरत है, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द इंडिविजुअल इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज और मोर इन अ टैक्स ईयर। अगर कोई पर्सन 183 डेज़
ऑफ टैक्स ईयर पाकिस्तान में रहता है और उसका स्टे पाकिस्तान में इतना रहता है 183 डेज़ पूरा हो जाता है या उससे बढ़ जाता है, तो समझ लें कि वो रेजिडेंट कंसीडर हो जाएगा इस टैक्स ईयर के लिए। उसके स्टे के हवाले से यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि कंटिन्यूस स्टे नहीं चाहिए। अगर वो 1 महीना रहा फिर फ़ौरन चला गया, फिर आया 2 महीने रहा, फिर फ़ौरन चला गया, फिर आया 3 महीने या 3.5 महीने रहा, तो उसका इसका मतलब है स्टे पूरा हो गया है। जब उसका स्टे पाकिस्तान में पूरा हो गया, चाहे वो कंटिन्यूस स्टे है चाहे वो डिसकंटिन्यूस स्टे है, तो वो रेजिडेंट पर इंडिविजुअल बन जाएगा। इसके बाद आप लोग इसकी दूसरी कंडीशन देख लें जो कि सेक्शन 82 सब सेक्शन बी के अंदर है कि जी ए पर्सन if is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 120 days or more in tax year, अगर एक पर्सन 120 days or more 120 days और मोर इन टैक्स ईयर जो है वो पाकिस्तान में गुजारता है, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो स्टे है पिछले 4 साल उससे जो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स थे, इन दी प्रीसीडिंग 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर हैज़ बीन इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 365 डेज़ और मोर। अब यहाँ पर 2 शर्तें आप पे लागू हो गई कि आप 120 दिन जो है वो पूरे करें, 120 डेज़ और मोर या 120 डेज़ से ज़्यादा आपको टाइम पूरा कर रहा है, ग्रेटर दैन 120 डेज़ आप पाकिस्तान में स्टे करेंगे तो भी आप रेजिडेंट बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए दूसरी शर्त भी है कि आप 4 ईयर्स तक पाकिस्तान में उससे प्रीवियसली रुके हुए हों, 4 साल आप कभी बाहर ना गए हों, पिछले जो 4 साल गुज़रे हैं उसमें आप पाकिस्तान से बाहर कभी ना गए हों, यानी 365 डेज़ और मोर आपने पाकिस्तान में ही पिछले 4 सालों में गुजारे हो। तो ये जो साल आपका मौजूदा है इसमें आप लोगों की कह सकते हो कि वो जो है वो टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस 120 दिनों पर ही पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर एक बंदा जो है वो हर साल जो है वो जाता आता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फिर उसी तरह से देखा जाएगा कि क्या वो बंदा जो है वो 183 डेज़ या उससे ज़्यादा यहाँ पे रुका या नहीं रुका, उसकी बेस पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो देखा जाया करेगा। और इसके अंदर जो है आप लोगों की एक टर्म जो थी ये वाली आई, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस का पॉइंट 2000 ये जो 19 है उसके अंदर ये दोबारा से शामिल किया गया है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस के चेंज होने वाला। इससे पहले जो है ये जो है वो 2003 के फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो है वो ओमिट किया गया था। उससे पहले भी ये पॉइंट होता था, बट उस वक्त पॉइंट कुछ इस तरह से था कि जी इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 90 डेज़ और मोर इन द टैक्स ईयर एंड हु इन द 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द टैक्स ईयर हैज़ बीन इन पाकिस्तान फॉर ए पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 365 डेज़ और मोर। यानी वहाँ पे ये था कि आपको 90 दिन अगर आपने इस लास्ट ईयर में गुजारे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उससे पिछले 4 सालों में आप लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, तो तब भी आप रेजिडेंट बन जाते थे। इससे नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे अगर देखें तो यही जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल अभी तक कंटिन्यू है। तो जनाब इसकी थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, इज़ एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन दी टैक्स ईयर। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो आप चाहे बाहर के मुल्क पूरा साल गुजारते हो या कई सालों से आप वहाँ पे गए हुए हों, देन भी आप जो है वो रेजिडेंट ही कंसीडर होंगे, रेजिडेंट इंडिविजुअल ही कंसीडर होंगे।
ठीक हो गया जी। तो जनाब आपके साथ मैंने रेजिडेंट इंडिविजुअल तक जो है वो आज बात की है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर, कमिंग लेक्चर जो मेरा आएगा उसके अंदर हम लोग बात करेंगे रेजिडेंट एओपी पे, रेजिडेंट कंपनी पे, रेजिडेंट टैक्सपेयर पे, नॉन रेजिडेंट टैक्सपेयर पे, और फिर उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी होती है। पहली बात तो शुरू में की थी, अब उसके कॉन्सिक्वेंसीज़ पे बात करेंगे कि अगर डिस्टिंक्शन क्रिएट ना की तो उसके नताइज क्या निकल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कमिंग लेक्चर के अंदर इस पे बात होगी। होपफुली आप लोग मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते होंगे और आपको समझ भी आती होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताएं और मुझसे आप पर्सनली भी कांटेक्ट करके मुझसे ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।